दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त दोस्तों राजनीति जो है काफी गरमाई हुई है, संसद में भी और सड़क पर भी। इसके अलावा बड़े बड़े दफ्तरों में भी। अब आज खबर है कि देश के बड़े नेता विपक्ष के और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लंबे समय तक महाराष्ट्र के महाबली थे, शरद पवार जी। तो शरद पवार जी जब विपक्ष इंडिया ब्लॉक और प्रधानमंत्री मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी का खेमा सत्ताधारी एनडीए, इन दोनों के बीच में बिल्कुल टकराव अपने क्लाइमेक्स पर है। प्रधानमंत्री के घर के सामने इंडिया ब्लॉक के संगठनों ने धरना दे दिया। श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। सुप्रिया सुले भी उस धरने में दिखाई पड़ी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन ऑल ऑफ सडन आज ही यानी कुछ ही घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी के घर जाकर शरद पवार जी ने मुलाकात की। इसका एक सफाई भी आ गई एनसीपी की तरफ से कि भाई शरद पवार जी जो है वो ऑलरेडी बहुत पहले से माननीय प्रधानमंत्री से किसानों के मसलों पर बातचीत करने के लिए समय मांगा था और इस बार समय मिल गया। हो सकता है कि यह भी एक मुद्दा हो, लेकिन जब बड़े राजनेता मिलते हैं और खास तौर पे चाहे वो किसानों के मामले में मिलते हो, चाहे बिजली के मामले में मिलते हो, चाहे छात्रों के बारे में मिलते हो, तो सियासत पर भी बात होती है। राजनीतिक समीकरणों पर बात ही बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं होता है। तो इस मुलाकात को लेकर काफी अटकलें हैं। अटकलें ये हैं कि क्या एनसीपी का जो अजित पवार हिस्सा है, जिसको उनकी अब धर्मपत्नी उनके दुखद मृत्यु के बाद सुनेत्रा जी चला रही हैं, क्या उसकी तरह क्या शरद पवार जी का जो एनसीपी का खेमा है, क्या वो जा सकता है कभी एनडीए की तरफ, या वो बिल्कुल नहीं जाएगा, भले ही प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उसके रिश्ते कितने भी अच्छे क्यों ना हो। वो ये चाहेगा कि महाराष्ट्र में उसके अपने हलकों में किसानों का, कोऑपरेटिव क्षेत्र का, चूंकि वो बादशाह है। शरद पवार केवल राजनेता नहीं है, बहुत बड़े कारोबारी एक परिवार के मुखिया भी हैं। कोऑपरेटिव क्षेत्र में उनका काम है, बैंकिंग में है, किसानों की जो बहुत सारे जो सोसाइटीज हैं उनमें है, डेयरी में है। तो ऐसे में वो केंद्र या राज्य की सरकार के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक नहीं हो सकते, बिल्कुल उनके रिश्ते टकरावपूर्ण नहीं हो सकते। तो क्या है मामला? क्या ये केवल मोलतोल का मामला है या राजनीतिक गठजोड़ का भी मामला है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के दो बेहद जानकार पत्रकारों को हमने आज आमंत्रित किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील तांबे, और साथ में हैं नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त प्रदीप मैत्र, दोनों वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। सुनील जी, ये शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी दोनों लोगों ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात किया, और कल ये लोग जंतर मंतर भी थे। और सुप्रिया जी को अगर मैं सही देख पाया तो कल वो राहुल गांधी के उस धरने में भी दिखी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अ, तो ये क्या चल रहा है? ऑल ऑफ सडन ये उनका शेड्यूल, हालांकि बताया जा रहा है कि नहीं, वो पहले से ही उन्होंने डेट मांगी थी, लेकिन बहुत दिन के बाद डेट मिली। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को, क्योंकि काफी चर्चा है एनसीपी शरद पवार को लेकर। शरद पवार की जो राजनीति है उसके बारे में प्रणब मुखर्जी जो थे, उन्होंने 2009 में एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि ही ऑलवेज गिव्स मिक्स सिग्नल्स। हाँ। मिक्स सिग्नल्स देते रहते हैं वो। और उनका ये ऐसा है ना कि जैसे अपने यहाँ पिजन होल है, पिजन होल में होता है ना कि अभी सुनील से बात करनी है तो वो खाने से उतना ही निकालेंगे, और प्रदीप मैत्रा से बात करनी है तो उधर से सुनील से जो बात की उसका प्रदीप मैत्रा से मैं बात कर रहा हूँ उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा है वो। तो वो उनका कहना सही है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो भेंट मांगी थी वो किसानों के सवाल पे थी, और उसका जो लेटर जो है वो भी अभी पब्लिश हुआ है। उसमें वो बोलते हैं किसानों के क्या सवाल है, उनका एमएसपी का क्या इशू है, क्रॉप इंश्योरेंस का क्या इशू है, वो सब उन्होंने लिखे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि ये सही है कि वो इधर भी गए हैं, पीएम जी को मिलने भी गए मोदी जी से, और मोदी जी के मिलने के बाद वो इंडिया ब्लॉक में तो है ही, तो इसके लिए तो वहां जाएंगे ही।
ये है। तो मगर ये मिक्स सिग्नल्स वो बार बार देते रहते हैं। नहीं, लेकिन तो सुनील जी आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है कि वो मिक्स सिग्नल देते हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक ज़माने के महाबली लोग लोग दिल्ली में उनको बोलते थे मराठा महाबली। तो ये मानकर लोग चल रहे हैं कि मराठा महाबली इस अपने उम्र के इस पड़ाव पर बहुत कमज़ोर हो गए हैं और उनके बहुत जानकार या उनको पसंद करने वाले लोग बहुत दुखी भी होते हैं इस बात से। तो आपको क्या लगता है कि उम्र के इस पड़ाव में क्या वो सुप्रिया सुले को एक राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेना चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो भविष्य में? क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन के अलावा एक बहुत बड़े कारोबारी परिवार से भी आते हैं और जिसको लीड किया है उन्होंने दशकों तक, उनके भतीजे, उनके भाई, तमाम लोग हैं। तो आपको क्या लग रहा है कोई बड़ा खेल ये चल रहा है या यूँ कैजुअल इसको लिया जाए, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, शरद पवार की पार्टी बनी रहेगी और ये कहीं नहीं जाएँगे, ऐसा आपको लग रहा है? सवाल इसमें ऐसा है कि उनके पास उनके जो बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है। तो राजकीय ताकत अगर देखेंगे तो उनके पास 8 खासदार है लोकसभा में, और में 8 सांसद है लोकसभा में, और 10 विधायक है महाराष्ट्र असेंबली में। उतनी उनकी ताकत अब बची है। अगर ये जो भी बची कुची ताकत है उसको और वो बिखरने नहीं देंगे। हाँ। एक। दूसरी बात ऐसी है कि एनडीए को क्यों चाहिए वो। एनडीए इज कितना है, उनको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स पास करवाने हैं उसके लिए उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इसका मतलब उनको 361 सांसद का सपोर्ट चाहिए लोकसभा में, और उसमें ये 8 जो सांसद है एनसीपी के, वो कुछ एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। तो इसके लिए अगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मर्जर करना पड़ेगा दो एनसीपी का। 2 गुट है, एक अजीत पवार गुट है, एक शरद पवार गुट है, उनका मर्जर होना पड़ेगा। उस मर्जर के लिए अभी अगर वो मर्जर अजीत दादा होते तो शायद हो भी जाता था, हमें क्या पता। मगर जो भी है उसको, जो भी ट्रेजेडी हुई है उसके कारण वो मर्जर रुक गया। उसके बाद एनसीपी अजीत पवार का गुट है, उसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है मर्जर में। अभी अभी सुप्रिया सुले ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हम होने वाला, मगर हम हमारे लिए वो अभी सब्जेक्ट, वो विषय जो है वो हमने बंद किया है, तो इसका मतलब मर्जर नहीं हो सकता। तो अभी क्या जो 8 खासदार सांसद जो है एनसीपी के, वो क्या बीजेपी में जाएंगे या दूसरा वापस एक स्प्लिट पर होगी, क्या होगा, या वो 8 सांसद के और 4 हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अब शरद पवार तो ये तो नहीं होने देंगे, क्योंकि एनडीए को क्या चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये है कि एनडीए को किसी एक बिल पे सपोर्ट करना, और उसके अलग अलग तरीके होते हैं। आप एब्सटेन भी रह सकते हैं, आप विरोध मैंने फॉर मतदान कर सकते हैं, उनके पक्ष में मतदान करते हैं या निपक्ष रहते हैं, कुछ बहुत सारे तरीके हैं उसमें। तो उसमें से कोई भी एक, वो तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है वो इंडिया। हाँ, मगर इसमें एक पेचीदा सवाल ये है कि सुप्रिया सुले ने ऐसा कहा है कि जो डिलिमिटेशन विधेयक जो है, मतदार जो संघ की पुनर्रचना का विधेयक है, उसमें वो इंडिया ब्लॉक के साथ चर्चा करने के बाद ही निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक। शरद पवार और सुप्रिया सुले जब कोई भी ऐसा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते हैं तो वो पीछे नहीं हटते इससे, तो वो तो बरकरार रहेंगे। अभी इंडिया ब्लॉक में उसके ऊपर चर्चा हुई ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी भूमिका बताएंगे। तो वो इसलिए मैंने कहा वो मिक्स सिग्नल्स देते रहेंगे, क्योंकि उनको अभी उनकी उनकी जो भी बची खुची की ये है ताकत है, वो कायम, वो बरकरार रखनी है, उससे वो और कम नहीं होने देंगे। ऐसा उनका गेम चल रहा है। सो देयरफॉर ही इज प्लेइंग हिज कार्ड क्लोज टू हिज चेस्ट, किसी को पता नहीं है। यानी एनसीपी वालों, उनके सुप्रिया सुले को भी मालूम नहीं होगा वो क्या करने वाले हैं। बाकी खासदार सांसदों की तो बात ही अलग, उनको भी नहीं पता होगा। हाँ, प्रदीप मैत्र,
आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो कुछ भी अभी बताएंगे नहीं शरद जी, कोई राज नहीं खोलेंगे, सुप्रिया को भी नहीं मालूम चलने देंगे और ऑल ऑफ सडन कुछ पटक देंगे कोई फैसला अपना, तो क्या वो पटक सकते हैं? आपको क्या लग रहा है इस उम्र के पड़ाव पर, क्या वो कोई रेडिकल यानी बिल्कुल ऑल ऑफ सडन कोई बड़ा चेंज करेंगे अपनी पार्टी की लाइन में या पोजीशन में अपनी, या जहां वो थे, जहां वो अब तक हैं, वहीं रहेंगे? देखिए मैं सुनील जी का जो तर्क है उसको मैं काफी हद तक मानता हूं। अभी शरद पवार को उम्र 86 है। 2029 जब नेक्स्ट इलेक्शन के समय वो 89 हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि शरद पवार ने जो इस पीरियड तक जो एक सेकुलर क्रेडेंशियल बना के रखा वो ये उम्र में वो गवाएगा, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। उनसे जुड़े हुए काफी मुस्लिम्स एमएलएस भी है, मतलब एमएलए एमएलसी या जैसा पहले उनके राज्यसभा का मेंबर भी थे, तो उनसे जुड़े हुए काफी मुस्लिम एक्टिविस्ट है जो एनसीपी शरद पवार को मानते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता नहीं कि ये उम्र में वो इस प्रकार का रिस्क लेगा जो उसका क्रेडेंशियल जो था सेकुलर का अभी तक वो खत्म करेगा। ये मैं सुनील जी का ये बात पर काफी सहमत हूँ कि ये हो सकता है कि एक तो 10 साल वो देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने एग्रीकल्चर के अभी का जो फार्मर्स का जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके बारे में काफी चिंता व्यक्त की। उसके ऊपर उन्होंने पत्र लिखा। डेफिनेटली वो इशू पर उन्होंने बात करने के लिए गया होगा। साथ साथ क्योंकि सुप्रिया सुले का कुछ दिन पहले का जो स्टेटमेंट अगर देखेंगे आप, कि ऐसा नहीं है कि ये बिल को वो लोग समर्थन नहीं करेगा, मगर उनका कुछ कंडीशन रहेगा, वो कर भी सकता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद इस प्रकार का एक गिव एंड टेक चीज हो सकता है कि ठीक है आप एनडीए मत आइए। शरद पवार का बहुत से काम भी रहते हैं, क्योंकि आप पहले आपका जो इंटरेक्शन में आपने बताया कि उनके एक अलग बिजनेस का एक अलग सिस्टम है, उनका अलग एक सेल्फ इंटरेस्ट है जो डैमेज ना हो, इसीलिए जो भी सत्ता में जुड़े हैं उनसे उनको बेटर इक्वेशन रखने की भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वो किसी भी कीमत पर एनडीए का पार्टनर नहीं बनेंगे ये स्थिति में। और उस समय जब पर्टिकुलरली ये 2-3 दिन का जो मूवमेंट के बाद जो जिस तरीके से बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ कम हुआ है, ऐसे समय पे निश्चित रूप से वो एनडीए में शरीक नहीं होगा। डेफिनेटली ये बिल के साथ वो जुड़ेगा, मगर उनका भी कुछ कंडीशन है जिसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एनडीए का, अगर बिल अगर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तब। और क्योंकि वो कृषि मंत्री थे बहुत लंबे समय तक, तो उनका कंसर्न तो हो ही सकता है। और मार्जर का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि मार्जर का सबसे बड़ा रोड़ा तो ये रहेगा सुनेत्रा पवार, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर दोनों एनसीपी अगर एक होता है तो सुनेत्रा पवार का जो स्टेटस है वो नंबर 3 रहेगा। नंबर 1 शरद पवार रहेगा, नंबर 2 सुप्रिया सुले रहेगा, और नंबर 3 ये रहेगी। तो ये शायद ये इससे अभी कंफर्टेबल सिचुएशन पे है। सडनली रोहित पवार से ज्यादा एक अलग इंपॉर्टेंस उनके लड़के पार्थो को मिल रहा है ये एनसीपी शरद पवार अजित पवार के ग्रुप में। तो इतना एक अच्छा एटमोस्फियर को वो गंवाना भी नहीं चाहेगा। मुझे लगता नहीं कि उनका मार्जर होगा, मार्जर होने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर मार्जर होता है तो ही वो इंडिया का पार्ट बनेगा, जो जो पॉसिबिलिटी नहीं दिखता है। आपने सुप्रिया सुले के बारे में ये कहा कि भाई उन्होंने पहले कुछ कहा था डिलिमिटेशन बिल के बारे में। मुझे जो याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि अगर 50% सीटें हर स्टेट में बढ़ा दी जाती हैं तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, कुछ इस तरह का बयान। एग्जैक्टली दक्षिण के बारे में भी उन्होंने कहा है कि दक्षिण को जिस तरीके से तो राइट। मैं वही कह रहा कि अगर ये जो बिल प्रपोज बिल जो है अगर आता है, शायद ये इशू पर भी डिस्कशन हुआ होगा, तो वो लोग कंडीशनल सपोर्ट दे सकता है। वहां शायद वो इंडिया के साथ सहमत ना हो, ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, क्योंकि शरद पवार के साथ मोदी का भी अच्छा एक इक्वेशन है। भले ही वो एनडीए में ना जाए, मगर ये चीज का पॉसिबिलिटी काफी है।
और क्या अडानी से तो उसमें बहुत अच्छा है। तो वो तो है ही। शरद शरद पवार पवार का ऑलवेज अडानी साहब से वेलकम। बहुत अच्छा है। नहीं ना, एग्जैक्टली। शरद पवार किसी के साथ भी हो तो वो छिपाते नहीं है कुछ। मेरे या अच्छे संबंध है। बिल्कुल है मैं ऐसे नहीं बिल्कुल। बोलूंगा नहीं है मेरे और अच्छे ये संबंध। उसके ऊपर जो भी क्रिटिसिज्म करना है कीजिए, या ऐसा होता है। तीसरी बात या ऐसी है, तो ये जो आपने कहा डिलिमिटेशन का, उसमें सुप्रिया सुले ने 3 बातें कही है। एक, हम्म, हमारे पास ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं आया है। 2, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कलहम के साथ मेरी इसके ऊपर इस बात पे विस्तार से चर्चा हुई है। 3, हम्म, ये जो प्रपोजल है गवर्नमेंट का, वो इंडिया ब्लॉक में पहले डिस्कस होगा। अभी ये 3 है। हाँ, इसमें देखिए कि नाउ एज ऑफ टुडे डीएमके इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक, मगर फिर भी जयराम रमेश ने अभी अभी बताया किसी प्रेस रिलीज में या इंटरव्यू में या जो भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि डिलिमिटेशन के मुद्दे पर डीएमके हमारे साथ है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये कुछ पता नहीं। तो और जो सुप्रिया सुले ने डाला है वो बोली होगी 50%, मगर प्रपोजल तो आना चाहिए। ऐसा कुछ प्रपोजल हमारे पास नहीं आया है, और उस प्रपोजल पे इंडिया ब्लॉक में चर्चा होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। जी। क्योंकि 50% का जो इंक्रीज है वो इसलिए ये चर्चा में है कि अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री देश के हैं, वो जब पिछली बार ये सेशन में बिल आया था तो उन्होंने एक वर्बल एश्योरेंस दिया हाउस में। मैं उस समय सुन रहा था उनको। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम 50% बढ़ाने को तैयार हैं, अगर हमारी बात पर भरोसा है तो हम इसको अभी इमीडिएटली अमेंडमेंट कर देते हैं अपने बिल में, हाँ हाँ, और आप हमको राइट, सपोर्ट कर दीजिए। बट करेक्ट। इंडिया ब्लॉक के जितने एमपीज हैं उन्होंने इसको टोटली रिजेक्ट किया। तो अब सवाल यह है कि अगर 50% पर कोई सपोर्ट कर देता है, जहां तक मेरी जानकारी है डीएमके इस पर तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं नहीं जानता कि ये वजह जानती हैं सुप्रिया सुले या नहीं। कि अगर जैसे आप देख लीजिए महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की है। 50% का मतलब होता है कि 72 सीट हो जाएगा महाराष्ट्र में। लेकिन उत्तर प्रदेश में 120 सीट हो जाएगा, और 80 से 120 सीट जो होगा वो आप इंक्रीज का परसेंटेज निकालिए और महाराष्ट्र में 50% के इंक्रीज का परसेंट निकालिए तो बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। तो ये 50% हर जगह इसमें इक्विटी नहीं है, इसमें रियल जो एक्चुअल जो इंक्रीज है उसमें इक्विटी नहीं है। सो ये जो मुद्दा है, मुझे लगता है इस पर सुप्रिया ने शायद गौर नहीं किया। नहीं, उन्होंने इसलिए उनका नाम लिया है ना, डीएमके का। जी द्रविड़ मुनेत्र कलघम से मेरी चर्चा हुई है, हाँ और हमारी एक राय नहीं बनी है, मगर प्रपोजल तो आने दो गवर्नमेंट से, या उसके बाद हम चर्चा करेंगे, और उस प्रपोजल पे इंडिया ब्लॉक में पहले चर्चा करेंगे, बाद में हमारी जो भी पोजीशन है वो लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो प्रदीप जी, इसका मतलब यह है कि आप दोनों लोग ये मान रहे हैं कि शरद पवार, सुप्रिया सुले इस वक्त इंडिया ब्लॉक को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, चाहे वो वोटिंग के समय कोई टैक्टिकल कोई पोजीशन भले ले लें, लेकिन आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, ऑर्गेनाइजेशनली वो इंडिया ब्लॉक को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, एकदम आप सही बोल रहे हैं, और हमने पहले भी यही मैं कहा नहीं है। बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप दोनों जो बोल रहे हैं या एग्जैक्टली, मैं ये जी बोल रहा था कि आप देखिए कि ये जो जंतर मंतर में जो आंदोलन जो चल रहा है उसमें शरद पवार खुद दीपके से मिलके उनका पूरा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश किया। तो शरद पवार जैसा इतना सीनियर लीडर जो आपका इंडिया ब्लॉक के मतलब मान लीजिए कि टॉप 5 में आते हैं, वो वहां जाके उनसे बातचीत करते हैं, सुप्रिया सुले जाके उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं। तो पूरा ये सिनेरियो ऐसा बताता है कि वो इंडिया ब्लॉक में रहना चाहता है। वो और जब ये सिचुएशन, जब बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, ऐसे समय पे मुझे लगता नहीं कि वो एनडीए में जाना पसंद करेगा। वो उनको ये शायद ये लगता होगा कि 2029 का जो इलेक्शन सिनेरियो शायद काफी अलग रहेगा। काफी हद तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रो इंडिया ब्लॉक के तरफ आ भी सकता है।
तो ऐसे सिचुएशन पे मुझे लगता नहीं कि वो विन विन सिचुएशन को ही प्रिफर करेगा। वो किसी भी कीमत पर घाटे का सौदा नहीं करेगा, क्योंकि शरद पवार का एक चीज है कि जो पहले ही इन्होंने कहा है अपना सुनील ने, कि वो बेसिकली कंफ्यूज करने का मास्टर ही रखता है। वो अगर मान लीजिए कि आपको कन्विंस नहीं कर सकता है, तो वो बेटर, उसका एक ही थ्योरी रहता है कि बेटर यू कंफ्यूज द इंटर एटमोस्फेयर को। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये शायद वही स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है कि ऐसे समय पे जब आंदोलन चल रहा है, जब एक 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 मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा एजिटेशन हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ काफी रोष है, सरकार के खिलाफ भयंकर आक्रोश है, ऐसे समय पे वो जाके मिल रहा है। तो वही वही जो उनका जो रहता है कि वो कंफ्यूज करना, शायद वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी होगा। तो दूसरा एक चीज मैं Yeah. थोड़ा ऐड करूंगा, शरद पवार पॉलिटिकल बैरोमीटर है। जनशक्ति कहाँ है, जनशक्ति का दबाव कितना है, प्रेशर कितना है, वो एक परफेक्ट जानते हैं वो। ही नेवर अंडर एस्टिमेट्स और ओवर एस्टिमेट्स हिज ओन स्ट्रेंथ, नेवर। अभी उनको मालूम है अपने पास सिर्फ 8 ये है एमपीज है, 10 एमएलए है, इसी हिसाब में, इसके हिसाब से खेलेंगे वो अपनी जो भी बारी है। लेकिन इतने मैच्योर आदमी, इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी, इतनी समझदारी जिस आदमी के पास है, वो अपनी पार्टी को एक क्यों नहीं रख सका? अजित पवार जो है, जब शुरू में गए थे वो ओथ लेने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, तो लोगों ने माना कि शरद जी ने भेजा है। लेकिन बाद के दिनों में तो एक क्लियर कट स्प्लिट हुआ, और आज की तारीख में जब लग रहा था कि अजित पवार, आज की तारीख मतलब कुछ समय पहले, कि अजित पवार आ जाएंगे, अपनी पार्टी के साथ मिल जाएंगे, ऐसा चल रहा था। फिर वो एयर क्रैश हुआ, और आज की तारीख में उनकी धर्मपत्नी जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उनके बेटे हैं, सब लोग। लेकिन पार्टी मर्ज नहीं कर रही है, ये बहुत क्लियर है। तो आपको क्या लगता है, ये जो वीकनेस है शरद पवार साहब का, वो प्रभा मंडल जो एक जमाने में था महाराष्ट्र की राजनीति में, और खासकर मराठा आई मीन पश्चिम महाराष्ट्र में, वो क्यों खत्म हुआ इतना बुरी तरह? प्रदीप बोलेंगे या नहीं, प्रदीप? मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा था। जी उसमें हाँ। दो तीन चीजें हैं कि ऑफ लेट में, क्योंकि हम भी प्राइवेटली कई बार अजीत दादा के साथ ये विषय पर बात किया। ऑफ लेट में शरद पवार जिस तरीके से सुप्रिया सुले को प्रमोट कर रहे थे, और एक एक पैरेलल एक अजीत दादा को काउंटर करने के लिए जिस तरह के रोहित पवार को वो प्रमोट कर रहे थे, तो इससे दुखी थे अजीत दादा, काफी दुखी थे। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि लंबे समय तक सत्ता के बाहर रह के एज पर, क्योंकि उनका सिर्फ राजनीति नहीं है, राजनीति से जुड़े हुए कई चीजें हैं। उनका कोऑपरेटिव सेक्टर है, उनका कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज है, उनका कोऑपरेटिव बैंक्स है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो सत्ता से अगर नहीं रहे तो ये सब चीज को मेंटेन करना, इसको एकदम साबुत रखना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। तो उनको लग रहा था कि ये 10 साल हो गया, उसके बाद भी सरकार, हम लोग देख नहीं पा रहे कि सरकार हमारा आ सकता है। तो उनको लग रहा है कि जैसे जिस समय 2014 में जब बीजेपी अकेले लड़के सिंगल मेजोरिटी पार्टी करके आई, और जब शपथ लिया देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर का, तब शरद पवार ने बिना शर्त उनको समर्थन किए थे शिवसेना के पहले। शिवसेना से उनका उस समय सीट का बंटवारा नहीं हुआ था 2014 के असेंबली इलेक्शन में। तो अजीत दादा का ये भी कंटेंशन था, अगर हम उस समय अगर बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं तो क्यों ना हम उनके साथ सरकार में आ सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि अगर नीतीश कुमार जैसा सेकुलर आदमी अगर उनके साथ सरकार बना सकता है तो हम क्यों नहीं। अगर चंद्रबाबू नायडू जैसा सेकुलर क्रेडेंशियल वाला अगर पॉलिटिशियन अगर बीजेपी के साथ सरकार बना सकता है तो हम क्यों नहीं। तो ये एक डिस्प्यूट की बात था। तो और दूसरी बात, उनके घर में जो चल रहा था, जिस तरीके से अजीत दादा को लग रहा था कि शरद पवार शायद उनको रख के एक नया एक लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं,
तो पीएम उनका आहत किया होगा और उनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरा भी वजूद है, तो वो शायद वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए और उन्होंने उस तरीके से डिसीजन लिया होगा। मेरा टेक। सुनील जी, हाँ, एक बोलिए। सवाल ये उठता है कि अभी इन्होंने चर्चा की परिवार के बारे में, तो क्या ये पवार साहब को ये भी एक चिंता है कि भाई उनकी अनुपस्थिति में या उनके निष्क्रिय हो जाने के बाद अगर पार्टी की एक पोजीशन क्लियर न की गई कि भाई पार्टी किधर जाएगी, कहां रहेगी, तो सुप्रिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रोहित पवार को अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं बोलते हुए किसी अखबार में देखा कि अगर हमारी पार्टी कहीं कभी बीजेपी में जाएगी या बीजेपी की तरफ जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये रोहित पवार जो इतना कमिटमेंट उनका शरद पवार जी के साथ है और अजित पवार के परिवार से थोड़ा सा दूरी है, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो शरद पवार की तरह लचीले नहीं हैं, थोड़ा एरोगेंट रहे हैं या थोड़ा सा उतना बातचीत में वो नहीं, लेकिन इतना पोजीशन कंसिस्टेंट लेना आज की तारीख में रोहित पवार का, ये बताता है कि कहीं ना कहीं उस पार्टी में कुछ तो है जिसकी भनक उनको मिल रही है, और हो सकता है कि वो एक प्रेशर भी डाल रहे हो शरद जी पर, सुप्रिया पर, कि भाई मेरा साथ नहीं रहेगा अगर आप लोग बीजेपी के साथ जाओगे तो। क्या ये रोहित फैक्टर कुछ है या नहीं है? रोहित फैक्टर आज तो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, इवन पार्टी में भी। वो शरद पवार या सुप्रिया सुले पे कोई प्रेशर डाले, ऐसा कुछ मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि ये उनकी मेरे ख्याल से सेकंड टर्म है, वो जिस या कॉन्स्टिट्यूंसी से आए, सेकंड दो टर्म है। 2019 और 2024। हाँ, तो ये सेकंड टर्म है, तो अभी देखना पड़ेगा वो क्या है। Right. अपने अगर अपने पास अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, महाराष्ट्र के राजनीति में ये बहुत जरूरी है कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसी पक्का हो। अजित पवार या शरद पवार या सुप्रिया सुले वो जो है, तो उनके लिए बारामती एकदम पक्का ये है कि कहीं नहीं हिलेगी बारामती। बारामती सिर्फ पवार को ही वोट देगी, वो सुनेत्रा पवार हो या सुप्रिया सुले हो, या अजित पवार हो या वो उनका ये था भांजा था वो हो। ऐसी स्थिति इसके कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है रोहित पवार के। तो रोहित पवार ने अपना या 2 बार तो चुन के आए अभी, उसके बाद मगर अगर लोकल ये देखेंगे इलेक्शंस, लोकल स्थानीय लोकल बॉडीज जो है उसमें जी इसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं है रोहित का। तीसरी जी बात है, रोहित इज टू एम्बिशियस। या रोहित को तो चीफ मिनिस्टर बनना है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में है। ही इज टू एम्बिशियस एंड एज इज ऑन हिज साइड, मगर वो अभी प्रेशर डालने की कुछ स्थिति में नहीं है। तीसरी बात ऐसी कि यस, पवार फैमिली में सीधी स्प्लिट हुई है अभी, क्योंकि अभी बारामती में 2 पावर सेंटर्स है, एक सुनेत्रा पवार पार्थ पवार उनका परिवार, दूसरा है शरद पवार सुप्रिया सुले ये परिवार। ऐसा एक सीधा स्प्लिट है। तो इसके नहीं तो शरद पवार को राज्यसभा क्यों गए वो? राज्यसभा जाने की उन्होंने तो अनाउंस किया था कि मैं अभी राज्यसभा नहीं जाऊंगा या मैं रिटायर हूंगा, ऐसा उन्होंने बोला था। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो क्यों गए इधर? इसीलिए गए कि बारामती के जो, जैसे अभी प्रदीप ने कहा कि इनका जो कारोबार है, मैंने पर्टिकुलरली शरद पवार की शक्ति किसमें थी? कोऑपरेटिव सेक्टर इज हिज बास्शन बेसिकली। कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, कोऑपरेटिव डेयरीज, ऑल दो, वहां तो अलग अलग है ना, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज ये डेयरी। तो ये जो पॉलिटिक्स है वो अगर करना है, मान लो समझो दिन का कलेक्शन होता है अबाउट 30 लाख लीटर या 30,000 लीटर, ऐसा कलेक्शन 30,000 लीटर इतना कलेक्शन है। एक दिन भी वहां बिजली चली गई तो कितना नुकसान होगा? राइट। बाकी तो छोड़ दो, वो ये तो छोड़ दीजिए, ईडी फीडी वो जो भी है, ईडी आईडी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, वो समझे एक दिन बिजली चली गई कितना नुकसान होगा? बाकी भी है सारे इंटरेस्ट, उसमें लोन्स होते हैं, ये होता है, फिर ये
यानी उनको महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लोन देती है, वो सब उनके जमीले वो जो कारोबारी है वो तो उसमें तो उसका वो नजरअंदाज नहीं कर सकते जी और उसमें इसका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का की रोल रहता है। राइट अगर शुगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन से दर से कर रहे हैं, कौन से रेट से कर रहे हैं, उसके ऊपर महाराष्ट्र के किसानों का आय ये है ना। और अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अमित शाह के पास है। अमित शाह के तो पास वो जो है नहीं ये जो इतना ये है ना कि इतने शुगर फैक्ट्रीज है तो उनका ये एफआर मैंने फेयर प्राइस क्या होगी शुगर केन की, उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। और वो जो है इथेनॉल का पॉलिसी, देन ये शुगर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इससे सबसे संबंध है ना उनका। तो आप लोगों को, ये दोनों लोगों को लगता है कि इन्हीं इश्यूज पर वो बात करने गए थे, लेकिन पॉलिटिकल इशू भी बातचीत में जरूर आया होगा। तो दोस्तों आज हमारे ये दोनों जो मेहमान हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को, उसके बल्कि यूं कहा जाए कि महाराष्ट्र को जर्रे जर्रे उसकी सियासत के एक एक रेशे को ये आराम से अलग अलग करके आपको दिखा सकते हैं, और उन्होंने शरद पवार के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखाने की कोशिश की है। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। हमारा चैनल आप देखते हैं अच्छा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, ये एक जर्नलिस्ट का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्ते।